22 फरवरी 2026 मेक्सिको का तपल्पा शहर, जलिस्को स्टेट की पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लेकिन आज यहाँ कोई सैलानी नहीं था, सिर्फ सोल्जर्स थे। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स थे, पुलिस की आर्मर्ड गाड़ियां थी और एक मिशन था एल मेंचो को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा। मैक्सिकन आर्मी के एलीट ट्रूप्स ने पूरे इलाके को घेर लिया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सही निकली थी, वो यहीं छुपा हुआ था। एल मेंचो, मेक्सिको का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, जिस पर $15 मिलियन का इनाम था, यानी लगभग 136 करोड़ रुपए। यह आदमी पिछले 10 साल से सरकार को चकमा दे रहा था, जिसके नाम से पूरा मेक्सिको कांपता था। बहरहाल शूट आउट शुरू हुआ, भयानक जंग हुई दोनों तरफ से। ये कोई अरेस्ट ऑपरेशन नहीं था, ये युद्ध था। धुएं और गोलियों के बीच एल मेंचो गंभीर रूप से घायल हुआ। सोल्जर्स ने उसे 2 और कार्टेल मेंबर्स के साथ पकड़ लिया। तुरंत हेलीकॉप्टर्स में बिठाया गया। मेडिकल ट्रीटमेंट और इंटेरोगेशन के लिए मेक्सिको सिटी ले जाना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हेलीकॉप्टर अभी आसमान में ही था कि 59 इयर्स के नेमेसियो ओसिगुएरा सर्वेंटस ने अपनी आखिरी सांस ली। एल मेंचो मर चुका था। मेक्सिको का सबसे पावरफुल ड्रग लॉर्ड, सीजेएनजी का बेताज बादशाह, अब बस एक लाश था। खबर फैली तो मेक्सिको में आग लग गई। क्वाइट लिटरली सीजेएनजी के फाइटर्स ने तुरंत बदला लेना शुरू कर दिया। सीजेएनजी मतलब कार्टेल जलिस्को न्यू जनरेशन, मेक्सिको का सबसे बड़ा क्रिमिनल सिंडिकेट। इसके फाइटर्स ने आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों में एक साथ कियोस्क फैलाया। कारें, ट्रक्स, बस सब आग के हवाले हो गई। हाईवे ब्लॉक हो गए, एयरपोर्ट्स में भगदड़ मच गई, स्कूल्स बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रुक गया, लोग घरों में जा छिपे। यूएस एम्बेसी ने शेल्टर इन प्लेस ऑर्डर जारी किया। इस ऑपरेशन में 4 सीजेएनजी मेंबर्स मारे गए, 3 सोल्जर्स घायल हुए। बाद में 6 नेशनल गार्ड मेंबर्स की हत्या भी हो गई। पेर्तो वालरेता में एक जेल गार्ड मारा गया जब कैदियों ने वहां दंगा किया। स्टेट प्रोसिक्यूटर का एक एजेंट भी मारा गया। यह था एल मेंचो की पावर का आखिरी प्रदर्शन। मर गया लेकिन अपनी ताकत दिखा गया, अपना आतंक कायम रखा, मेक्सिको को याद दिला दिया सीजेएनजी अभी भी जिंदा है। लेकिन भारतीय दर्शकों के लिए 23 फरवरी की सुबह का सबसे बड़ा सवाल यह था कि कौन था एल मेंचो। आइए बताते हैं। एल मेंचो का जन्म 17 जुलाई 1966 को मेक्सिको के मिचुआकन स्टेट के एग्युलेला शहर में हुआ था। उसका पैदाइशी नाम था रूबेन ओसिगुएरा सर्वेंटस, जिसे उसने बदलकर नेमेसियो ओसिगुएरा सर्वेंटस कर लिया। एल मेंचो के 5 भाई थे और परिवार वाले एवोकाडो की खेती करते थे। इन सब का बचपन घोर गरीबी में बीता। रूबेन की पढ़ाई 5वीं से आगे न बढ़ सकी। 14 साल की उम्र में मारिजुआना की खेती की रखवाली करने का काम संभाल लिया। 1980s के दशक में रूबेन अमेरिका पहुंच गया और पहुंचते ही ड्रग स्मगलिंग शुरू की। 1986 में पहली बार गिरफ्तार हुआ, चोरी का सामान रखने और लोडेड गन के आरोप में। फिर अलग अलग नामों से ड्रग्स की तस्करी करता रहा। रूबेन अवेला, रॉबर्टो साल्गाडो, और इसी वक्त मिला उसे एक असली गुरु, उसकी पत्नी का भाई एबिगेल गोंजालेज वैलेंसिया, जिसने रूबेन को सिखाया असली धंधा, मैथ का प्रोडक्शन। रूबेन ने सीखा मैथ कैसे बनती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे बिकती है। ये थी उसकी असली पढ़ाई, जो आगे चलकर काम आने वाली थी। 1989 में एल मेंचो फिर गिरफ्तार हुआ, उसे डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन सितंबर 1992 तक फिर से बे एरिया में वापस आ गया। इस बार फेडरल चार्जेस लगे। उसका बड़ा भाई अब्राहम एक बार में हेरोइन की डील कर रहा था। रूबेन आसपास नजर रख रहा था, लेकिन दोनों भाई मात खा गए। ड्रग्स खरीदने आए लोग अंडरकवर कॉप्स थे। दोनों भाई गिरफ्तार हुए। यहाँ रूबेन ने एक ऐसा काम किया जिससे उसका अंडरवर्ल्ड में सिक्का जम गया। उसने सारा दोष खुद के सर ले लिया, भाई को बचाने के लिए सैक्रिफाइस किया। उसे 5 साल की सजा मिली। इस जेल टर्म के 3 साल उसने वेस्ट टेक्सास के एक जेल में बिताए और यहीं पर उसे मिले कुछ ऐसे लोग जो आगे चलकर उसके गैंग मेंबर्स बने। जनवरी 1997 में वो पैरोल पर रिलीज हुआ। यूएस मार्शल्स ने उसे तुरंत मेक्सिको भेज दिया। अब वो 30 साल का हो चुका था और कट्टर क्रिमिनल बन चुका था। वो वापस मेक्सिको लौटा। अब असली खेल शुरू होने वाला था। आगे जो हुआ वो भी एक आयरनी है। रूबेन ने जलिस्को स्टेट पुलिस में नौकरी कर ली। जी हाँ, एक क्रिमिनल पुलिस वाला बन गया। टोमाटीन शहर में तैनात हुआ। क्या करता था? ड्रग स्मगलर्स को प्रोटेक्ट करता था, क्योंकि जलिस्को स्टेट पुलिस भयानक भ्रष्ट थी। यहीं से उसका कनेक्शन बना मिलेनियो कार्टेल से, एक माफिया ग्रुप। इसका मुखिया था इग्नासियो नाचो कोरोनेल। रूबेन कोरोनेल को प्रोटेक्ट करने वाली टीम में शामिल हुआ। उसका काम था बॉडीगार्ड / एनफोर्सर / हिटमैन। लॉ एनफोर्समेंट का बैकग्राउंड था तो सिक्योरिटी और काउंटर इंटेलिजेंस संभालता था।
कोरोनेल का निकनेम था द किंग ऑफ क्रिस्टल। अमेरिका ने मेथ पर क्रैकडाउन किया था तो प्रोडक्शन मेक्सिको शिफ्ट हो गया था। जलिस्को के पहाड़ों में लैब्स बनने लगी। रुबेन का अमेरिकन अनुभव काम आया। वो मेथ बिजनेस को A to Z समझता था। 2009 तक रुबेन मेलेनियो का टॉप लेफ्टिनेंट बन चुका था। फिर 9 महीने बाद कोरोनेल एक आर्मी रेड में मारा गया। उसी वक्त एक और बड़ा बॉस गिरफ्तार हुआ। 2 बड़े मुखिया अचानक चले गए तो पावर वैक्यूम बन गया। रुबेन ने भांप लिया कि ये उसके लिए मौका है, लेकिन कार्टेल की लीडरशिप ने किसी और को चुना। रुबेन को नजरअंदाज कर दिया। ये एक घातक गलती थी। रुबेन ने अपना स्प्लिंटर ग्रुप बना लिया, अपनी टीम, अपना कार्टेल। मेलेनियो के खिलाफ जंग छेड़ दी। मेक्सिको की सड़कों पर घमासान मच गया। मर्डर रेट दुगना हो गया। जो मेलेनियो के वफादार थे वो मारे गए, बाकी भागने को मजबूर हुए। रुबेन जीत गया और यहीं पर हुआ CJNG का जन्म, कार्टेल जलिस्को न्यूवा जेनरेसियों, नई पीढ़ी का कार्टेल। शुरुआत में CJNG ने खुद को नायकों की तरह पेश किया। कहा कि वो जेटा कार्टेल के हथियारों से लड़ने आए हैं। कहा कि हम जबरन वसूली नहीं करते, किडनैपिंग नहीं करते, नेशनल पीस को भंग नहीं करते। लेकिन ये सब झूठ था, PR स्टंट था। एक्चुअली वो भी एक कार्टेल थे। अपने मेथ एम्पायर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने इलाके को एक्सपैंड कर रहे थे। जल्द ही सबको पता चल गया कि CJNG कोई रॉबिन हुड नहीं है। वो उतने ही ब्रूटल थे, एक्चुअली कुछ मामलों में ज्यादा ब्रूटल। CJNG की स्पेशलिटी थी मेथ बनाना। इस ड्रग्स में कोकेन या हेरोइन से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स थे। मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल था। कोलंबियन सप्लायर से नेगोशिएट नहीं करना पड़ता था। सारे मुनाफा खुद का था। एल मेंचो ने ओवरसीज मार्केट्स पर ध्यान दिया। ऑस्ट्रेलिया में कोकेन US से 4 गुना ज्यादा कीमत पर बिकती थी, यानी ऑस्ट्रेलिया को 5 टन भेजना US में 20 टन बेचना जैसा था। यूरोप, एशिया, हर जगह CJNG की पहुंच फैली। वो साउथ अमेरिका से ड्रग्स लाने के लिए सबमरीन्स इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि इन सबमरीन्स को डिजाइन करने के लिए रशियन नेवल इंजीनियर्स को हायर किया था। स्मगलिंग का एक पूरा एम्पायर खड़ा हुआ और इस धंधे का एक और नॉन सेपरेबल पार्ट था, खून खराबा। कुछ उदाहरण देख लीजिए। 2011 में 35 लोगों को एक साथ मार डाला गया और उनकी लाशें सड़क पर फेंक दी गई। संदेश था, हमसे मत उलझो। 2013 में एक 10 साल की लड़की का बलात्कार किया गया और उसे आग लगा दी गई। गलती से उसे किसी प्रतिद्वंदी की बेटी समझा गया था। 2015 में एक आदमी और उसके स्कूल जाते बेटे को डायनामाइट स्टिक से उड़ा दिया। इस घिनौने काम का हंसते हुए वीडियो बनाया गया। एल मेंचो के बारे में ये बातें फैलने लगी कि वो सैडिस्ट है, उसे इंसानी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। कांड और भी किए हैं एल मेंचो ने। एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग उपलब्ध है जिसमें वो एक पुलिस कमांडर को धमकियां दे रहा है। कह रहा है कि मुझे पता है कि तुम कहां हो, तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, कुत्तों तक को मार डालूंगा। Delta 1. Hey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas, si no te voy a partir tu madre, tienes toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. उसने एक बार अटॉर्नी जनरल को कटा हुआ सुअर का सर भेजा था बतौर चेतावनी। 2015 में उसने एल चापो जैसे माफिया सुप्रीमो के बेटे को किडनैप कर लिया था ताकि सिनालोआ कार्टेल को मैसेज दे सके। पुलिस वालों की हत्याएं तो बहुत ही ज्यादा की। 2015 में एक एम्बुश में 5 पुलिस वाले मारे गए। उसी साल अप्रैल में एक मुठभेड़ में उसके आदमियों ने 15 पुलिस वालों की जान ली। मई 2015 में उन्होंने एक सरकारी हेलीकॉप्टर तक मार गिराया। एल मेंचो ने भरपूर खून खराबा किया और पुलिस डिपार्टमेंट को भ्रष्ट भी किया। एक वक्त ऐसा था कि जलिस्को म्युनिसिपल पुलिस के आधे से ज्यादा लोग CJNG के पेरोल पर थे, असली सैलरी से 5 गुना ज्यादा तनख्वाह पर। जो नहीं बिकते थे उन्हें टेरराइज किया जाता था। जाहिर है इस पाप के घड़े ने कभी तो फूटना ही था। वो दिन 22 फरवरी 2026 को आया। एल मेंचो बहुत बुरी मौत मारा गया। ये कुख्यात ड्रग लॉर्ड मर तो गया, लेकिन उसका खेल चलता रहेगा। ड्रग वॉर अभी भी खत्म नहीं हुआ। देखना यह है कि एल मेंचो की गद्दी संभालने कौन आगे आता है।